नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 346 है। पार्ट नंबर 345 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 89 से यहाँ पर 103 हो रहा है, 103 से यहाँ पर आपको 94 हो रहा है, 94 से 108 हो रहा है, 108 ले यहाँ पर 99 हो रहा है, 99 से 113 हो रहा है, 113 से यहाँ पर 104 हो रहा है और 104 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है। ठीक है, यानी इसको क्या कर रहा है? फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, यानी एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या लिख रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या को छोटी संख्या में ज्ञात करेंगे और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या करते हैं? छोटी संख्या को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं? यानी 89, और 89 से क्या लिख रहे हैं? 94 लिख रहे हैं, और 94 से क्या लिख रहे हैं? 99 लिख रहे हैं, 99 से यहाँ पर 104 लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें क्या करते हैं? इसमें अगर 89 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया? 5 को जोड़ देंगे तो 94 आ गया, और 94 से क्या लिख रहे हैं? 99 लिख रहे हैं। तो 94 में भी यहाँ पर आपको 5 को जोड़ देंगे कितना आएगा? 99 आ जाएगा, और 99 से क्या लिख रहे हैं? 104 लिख रहे हैं। 99 में भी यहाँ आप क्या करते हैं? 5 को जोड़ देंगे तो 104 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं? ये आपको बड़ी संख्या में अवगत करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि एक संख्या छोड़ का होगा। देखिए तो यहाँ पर 103 लिख रहे हैं, 103 से क्या हो रहा है? यहाँ पे 100, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 103 से यहाँ पर 108 हो रहा है, 108 ले यहाँ पर क्या हो रहा है? 113 हो रहा है। अब 113 से क्या करेंगे? अगला संख्या ज्ञात करेंगे। अब देखिए तो 103 से क्या लिख रहे हैं? 108 लिख रहे हैं। तो 103 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा, और 108 ले क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर आपको 113 लिख रहे हैं। तो 108 में भी क्या करते हैं? 5 को जोड़ देंगे 13 आ जाएगा, और 13 से भी क्या लिख रहे हैं? 113 से क्या लिखेंगे? तो 113 में भी क्या करते हैं? 5 को जोड़ देंगे। जब 113 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 118 आ जाएगा। कितना आएगा? 118 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा? 118 आ जाएगा। तो 118 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 39 ले यहाँ पर 52 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 30 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यानी 39 से कैसे आपको 52 हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 30 को रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 39 में अगर क्या करते हैं? 13 को जोड़ देंगे। जब 39 में 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 52 आ जाएगा। और उसी प्रकार से क्या करते हैं? 30 में भी क्या करना होगा? हमको 13 को जोड़ना होगा। जब देखिए 30 में 13 को जोड़ देंगे तो 3 एकम 3 हो गया। देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, और यहाँ पर 3 एक 4 आ गया। कितना आ गया? 43 आ गया। लेकिन 43 देखिए किस ऑप्शन दिया है? यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिया है? तो ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए सूरज अपनी कक्षा में शीर्ष 18वें स्थान पर तथा नीचे से शनि 67वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सूरज अपनी कक्षा में ना और शीर्ष ले कितने 18वें पे हैं, और नीचे से क्या दिख रहा है? यहाँ पर 67वें पे है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा? वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि जो सूरज है ना वो अपनी कक्षा में कितने, यानी देखिए ये शीर्ष ले कितना दिख रहा है? ये 18वां दिख रहा है। ठीक है, और नीचे से कितना दिख रहा है? ये 67वें दिख रहा है। तो नीचे से यहाँ पर 67वें को रखेंगे, और देखिए उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछता है, तो ये क्या करते हैं? इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये जोड़ने के बाद में 85 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 85 आ गया, और 85 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? ये 84 बच गया। कितना बच गया? 84 बच गया। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 84 को है। 84 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या को देखिए संख्या यहाँ पर 84, 57, 312 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक संख्या दी है, इन संख्या में क्या कर रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ेंगे और सम संख्या में 2 को घटा लेंगे। जब घटाने के बाद में जो और जोड़ने के बाद में नई संख्या है उसके क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों का आपस में जोड़ना है। देखिए तो सबसे पहले करते हैं ये संख्या को लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको 4 लिख रहे हैं, ये 5 लिख रहे हैं, ये 57 हो गया, ठीक है 57 है, 312 तो 3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 3 को रखते हैं, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक देखिए संख्या में प्रत्येक के विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो विषम संख्या कौन से दिख रहे हैं 5 दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया 6 आ गया, इसमें भी क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, ये कितना गया 8 आ गया। 3 में भी क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, जब 3 में भी 1 को जोड़ देंगे ये 4 आ गया। 1 में भी क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, 1 को जोड़ देंगे कितना है 2 आ गया। ये तो आपको क्या बोल रहा था विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो प्रत्येक सम अंक में 2 घटाते हैं, ठीक है, तो सम संख्या में 2 को घटा लेंगे तो यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, 8 में 2 को माइनस कर लेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 में भी क्या करते हैं 2 को माइनस कर लेंगे कितना बचेगा 2 आ गया। अब देखिए 2 में भी क्या करते हैं यहाँ पर आपको माइनस करना है कितना 2 करना है तो यहाँ पर कितना बचेगा 0 हो गया। एक क्या आ गया ये नई संख्या गया, ठीक है ना, ये नई हो गया, ठीक है, ये नई संख्या है। अब नई संख्या है तो आगे क्या बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और तो सबसे छोटे संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है ये नई संख्या में 8 दिख रहा है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 0 दिख रहा है, तो यहाँ पर अब 8 दिख रहा है और यहाँ पर फिर प्लस क्या करेंगे 0 को जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा 8 आ गया। आपसे वही बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 हो गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको बाएं से दाएं एक संख्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है देखिए उदाहरण को छोड़ दीजिए और यहाँ पर नोट को छोड़ दीजिए, सवाल हमको यहाँ से पूछ रहा है। देखिए बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ना कि देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए 3 अंक दिया है इसमें और 5 संख्याओं पर आधारित है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए सवाल कहाँ से पूछ रहा है, सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से आपको सवाल पूछा है, क्या पूछा है देखिए ये बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक है तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 800 क्या दिख रहा है 898 दिख रहा है और कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 93 दिख रहा है, 900 क्या दिख रहा है 993 दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 993 को लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 993 हो गया, ठीक है। अंक को देखिए बोल रहा है कि पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के, तो यहाँ पर क्या है पहला अंक दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक यानी 9 हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है 169 दिख रहा है, 169 दिख रहा है ना, हाँ 169 दिख रहा है, 169 क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको सबसे छोटी संख्या 169 आ गया, ठीक है, 169 आपको छोटी संख्या आ गया, ठीक है। ये बड़ी संख्या दिख रहा है, ये छोटी संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए तीसरा अंक है तो यहाँ पर तीसरा अंक ई वाला लिख रहा है, ठीक है, तीसरा अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि सबसे बड़ी संख्या के यानी पहला अंक है और सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या दिख रहा है 9 इधर आ गया और फिर इसमें क्या हो गया 9 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया यहाँ पर आपको 18 आ गया, जोड़ने पर कितना गया 18 आ गया, यानी इसका परिणाम क्या होगा तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। 18 को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में सवाल क्या पूछा है कि यहाँ पर आपको प्रश्न दिया ना कि ऐसे कितने प्रतीक हैं
ठीक है, जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है जिसमें क्या दिख रहा है, संख्या भी दिख रहा है, प्रतीक भी दिख रहा है, ठीक है। आगे सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं। तो यहाँ पर आपको प्रतीक को रख लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, ये प्रतीक है, यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनके पहले एक सम संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, सम संख्या है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सम संख्या को रखेंगे, ठीक है, सम संख्या है। आगे ठीक बाद में विषम संख्या है, बाद में क्या बोल रहा है, विषम संख्या बोल रहा है, ठीक है ना, विषम, ठीक है, विषम, यहाँ पर विषम संख्या लिखते हैं, ठीक है, ये विषम संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, यानी इन श्रृंखला में, इसके कहने का मतलब कि इन श्रृंखला में खोजिए ना कि इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक सम संख्या दिख रहा है जिसके बाद एक विषम संख्या दिख रहा है। देखिए अगर मान लीजिए प्रतीक रखते हैं, ठीक है, ये प्रतीक हो गया, इसके पहले भी सम संख्या है, इसके बाद भी सम संख्या है, नहीं हमको बाद में एक विषम संख्या लगना है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। और कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी सम संख्या, इसके बाद भी सम संख्या आ रहा है, 18 क्या पर सम संख्या, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर डॉलर दिख रहा है, डॉलर के पहले यानी प्रतीक हो गया, और प्रतीक के पहले देखिए सम संख्या, उसके बाद एक विषम संख्या 7 दिख रहा है, ठीक है ना। अभी एक दिख रहा है, ठीक है, एक दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें देखिए प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले विषम संख्या है, सम संख्या होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। इसको देखिए, ये भी नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, यानी एक ही दिख रहा है। यानी इसमें आपको इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक सम संख्या है जिसके बाद एक विषम संख्या है। यहाँ पर एक ही ऐसी दिख रही है, एक ऐसी दिख रही है जिसके पहले क्या दिख रहा है, एक ऐसी प्रतीक है जिसके पहले सम संख्या है जिसके बाद एक विषम संख्या दिख रही है, एक देखे हैं। तो एक को देखिए किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी चना जो है यहाँ पर अनाज ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पाउंड जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चना एक क्या है, अनाज है, चना एक क्या है, अनाज है, ठीक है ना, तो एक को रखते हैं, ठीक है, चना एक अनाज है। उसी प्रकार से यहाँ पर पाउंड एक क्या है, ऊंचाई थोड़े है, नहीं है, पाउंड एक क्या है, अनाज है, नहीं है, पाउंड एक क्या है, वस्तु है, नहीं है, यानी पाउंड एक क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी ABC, यहाँ पर C होना चाहिए, यहाँ पर D होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक वजन दिख रहा है, पाउंड एक क्या है, वजन है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, वजन को रखते हैं, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, वजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको वजन दिख रहा है, तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, वजन हो जाएगा। तो वजन को देखते हैं, यहाँ पर एक क्या है, वजन है, ठीक है ना, वजन है। तो वजन किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDE, ठीक है, नहीं ABCD और यहाँ पर GHI एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी एच के दाईं ओर गिनने पर एच और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी सी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी एच और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और बी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस पर क्या दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए बोल रहा है ना कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है, ठीक है ना, 7 व्यक्ति है जो ओके, यानी एक गोल मेज केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गोल मेज हो गया, ठीक है ना, एक मेज में क्या कर रहा है कि एक केंद्र की वृत्त की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है ना, एक केंद्र की तरफ है, ठीक है, ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए इसमें आगे क्या बोल रहा है कि देखिए एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी एच के आई, देखिए एच के दाहिने ओर से गिनने पर एच और आई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं, एच को रख लेते हैं, ठीक है ना, ये देखिए एच रखते हैं, ठीक है, एच हो गया, एच और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक बैठा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ गया। आगे बोल रहा है, ठीक है,
देखिए तो इसमें आगे क्या बोल रहा है कि सी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो मान लीजिए ए आई हो गया और यहाँ पर सी को रखते हैं। सी और आई के बीच में एक व्यक्ति बैठ गया, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एच और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एच और जी के बीच में, तो एच दिख रहा है तो जी को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। इनके भी बीच में कितना है, एक व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है कि ए और सी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ए और सी के बीच में, तो ए कहाँ है, कहीं नहीं है। देखिए मान लीजिए ए को यहाँ पर रखते हैं और ए और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर ए और सी के बीच में व्यक्ति दो बैठ गया ना, बैठ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो बी और जी के बीच में, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जी हो गया। देखिए इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये सी एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है ना, ठीक है। बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति, तो सी एक बैठा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि डी के दाईं ओर, देखिए डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर डी को रखते हैं डी के दाईं ओर से। अब डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए डी के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। तो आई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 99वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोतात्मक रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको तीन शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन चार वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको खेल दिया है, शतरंज दिया है और टेनिस दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर खेल दिख रहा है। खेल के अंदर में शतरंज भी आता है और खेल के अंदर में टेनिस भी आता है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आपको खेल बनेगा, ठीक है ना। एक खेल हो गया, खेल के अंदर में आपको शतरंज और खेल के अंदर में टेनिस दोनों दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको शतरंज, ठीक है ना, ये शतरंज बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, ये टेनिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, टेनिस, ठीक है ना, ये टेनिस दिख रहा है, ठीक है, टेनिस आ जाएगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट समरूपता देगा जब इसे यानी बिंदुयुक्त रेखा पर मोड़ा जाए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि कौन सा जो पैटर्न है ना वो पारदर्शी शीट समरूपता देता है जब यहाँ पर इसे यानी बिंदुयुक्त, ठीक है ना, बिंदु युक्त रेखा को मोड़ा जाता है। यानी यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न आकृति दी है, जब इस आकृति को हम मोड़ेंगे, ठीक है ना, पारदर्शी शीट में, तो क्या कर देंगे, इस उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति आप एक बनेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आकृति है ना, इस आकृति को हम मोड़ेंगे, ठीक है ना। तो मोड़ने के बाद में पारदर्शी में कैसे मोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर मोड़ेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मोड़ देंगे, ऐसे हो जाएगा। फिर इसमें क्या दिखेगा, ऐसे दिख जाएगा। फिर इसमें क्या दिखेगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये त्रिभुज हो गया, ये वाला त्रिभुज आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसी के अंदर में क्या आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा और एक यहाँ पर आपको ऐसे आ जाएगा, इसको भी ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये देखिए ये प्रश्न आकृति जो दिख रहा है, ये आकृति, इसको क्या करना है कि देखिए पारदर्शी शीट समरूपता देता है, यानी पारदर्शी शीट में समरूपता को देता है। तो ये कैसे बनेगा आपको इसी को बताना है। देखिए इस तरह का बन जाएगा, इसको इस तरह का बनेगा। तो इस तरह की जो आकृति है ना वो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह का आकृति, ये इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का पारदर्शी बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ यहाँ पर प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिए, इन समीकरण में चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यदि प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, यानी प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे। माइनस का अर्थ क्या है, गुना दिया है, यानी माइनस की जगह पर हम गुना रखते हैं, ठीक है। और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो गुना की जगह पर भागा रखते हैं। और भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो भागा की जगह पर प्लस रखते हैं। आप समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए चिन्ह बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे तो 30 गुने कितना गया, 2 हो गया। सॉरी 30 गुने 5 दिए ना, 5 दिए, फिर प्लस यहाँ पर आपको 2 दिए, फिर माइनस 10 दिए,
फिर यहाँ पर भागा कितना दिए 2 दिया है, ठीक है ना। देखिए तो यानी 5 दूनी के 10 हो गया, ये 5 मिनट में कट गया, ये 30 बचे कितना आ गया 150 आ गया, ठीक है 150, ये फिर प्लस 2 हो गया, फिर -5 आ गया। अब देखिए 150 में यहाँ पर एक से क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 152 आ गया, 152 में 5 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 147 बच गया। कितना बच गया 147, यानी इसका मान कितना गया 147 हो जाएगा। तो 147 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि यहाँ पर सभी फूल क्या है नीले हैं, तो सभी फूल को रखते हैं, ठीक है ना। ये सभी फूल हो गया, तो सभी फूल क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर फूल क्या दिख रहे हैं, ये नीले दिख रहे हैं, सभी फूल क्या दिख रहे हैं, नीला दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नीले में रखते हैं, ठीक है, ये नीले हो गया। आगे क्या दिख रहा है, आगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो कुछ नीले यानी गेंद है, तो कुछ नीले गेंद है, तो मान लीजिए कुछ नीले क्या दिख रहे हैं, ये गेंद में देखते हैं, ठीक है ना, ये गेंद हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कोई गेंद लाल नहीं है, यानी कोई गेंद जो है ना वो लाल नहीं है, तो यहाँ पर लाल को अलग अलग लगे, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यानी पहला बोल रहा है कि कोई फूल लाल नहीं है, जो कोई फूल है, देखिए फूल और लाल नहीं है, ये ठीक बोल रहा है, ठीक है। ये गलत बोल रहा है, कोई फूल लाल नहीं है। यहाँ पर भी दिख रहा है कि सभी फूल गेंद है, तो सभी फूल क्या दिख रहा है, गेंद है नहीं है, ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा में क्या दिख रहा है कि कुछ गेंद नीले हैं, तो कुछ गेंद, यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है गेंद, और एक क्या दिख रहा है नीला दिख रहा है, यानी कुछ गेंद नीला है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है ना, सही है। यानी तीसरा आपको सही बोल रहा है। तीसरा किस में दिया है, तो केवल तीसरा पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से यानी 65% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक व्यापारी है, एक व्यापारी अपने माल को क्या करने क्रय मूल्य पर 65% भी अधिक क्या करते हैं, यानी अंकित मूल्य कर देता है, 65% अधिक अंकित करता है, और वो अंकित मूल्य पर 8% की छूट भी देता है, तो उसका जो लाभ होगा या हानि होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 65% अधिक करता है, ये 65% रखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर माइनस क्या करेंगे 8% करेंगे, क्योंकि 8% क्या करें छूट भी देता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या करेंगे, फिर माइनस आ गया, फिर यहाँ पर 65 गुने कितना आ जाएगा 8 आ गया, और बट्टा में कितना दिख रहेगा 100 दिख जाएगा, ये कितना दिखेगा परसेंटेज हो गया। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 8 में 65 में से 8 घटाएंगे तो 57%, ठीक है, ये 57% आ गया। फिर बराबर में, अगर फिर बराबर में रखते हैं, यहाँ इसमें माइनस रखेंगे ना, बराबर नहीं। अब इनको सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा, देखिए इनको सोल्व करने के बाद में यहाँ पर 5.5% आ गया, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए अब आगे इसमें क्या दिख रहा था, 57 में से 5.5 को घटा लेंगे, 57 में से 5.5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 51 बचेगा, ठीक है ना, 51.8%। तो इसका वही बोल रहा है कि लाभ हो गया या हानि, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा, ठीक है ना, ये लाभ दिख रहा है। लाभ कितना दिख रहा है, यानी 51.8%। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 51.8% लाभ, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। यदि वह 85% की छूट देने के बाद वस्तु को यानी 18,510 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये रोहित ने, ठीक है, रोहित ने अपनी वस्तु को क्या किया ना, ये मूल्य के क्रय मूल्य यानी जो क्रय मूल्य है क्रय मूल्य पर 60% अधिक कर देता है, ठीक है, अंकित किया, और जो आपको 85% छूट भी देता है, 85% छूट भी दे दिया, ठीक है ना, तो वो 18,510 रुपये में बेच भी दिया। तो बताना है कि उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, आखिर क्रय मूल्य कितना था कि जो 18,510 रुपये में बेच भी दिया, जो कि 60% अधिक भी किया और 85% छूट भी दे दिया। तो देखिए तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें देखिए, यानी माना कि क्या होगा, क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया आ गया, एक यानी 1 से यहाँ पर रख लेंगे, फिर गुना क्या कर रहा है, 160 रुपये। देखिए यहाँ पर 60 क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है, तो 60 अधिक कर रहा है तो 100 में 60 को जोड़ देंगे ना, जोड़ देते हैं, फिर बाटा में कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। अब गुना फिर करेंगे, ये क्या करेंगे 85% छूट देते हैं, तो 100 में से 85 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 15% हो गया, ठीक है, 15 हो गया, और बराबर में कितना दिख रहा है, बटा में 100 हो गया, और बराबर में कितना था 18,500, ठीक है,
हाँ, यहाँ पर 18,510 रुपये में बेच रहा है। अब ठीक है, अब यहाँ पर आइए 1 से रखते हैं, ठीक है। 1 से गुना दिख रहा है ना, यहाँ पर 1 से गुना हो गया, अब 160 हो गया। अब इसको देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कैसे करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी यहाँ पर आपको देखिए, यानी इसको देखिए दोनों 100 को ये 85 में करेंगे और इसको आपको इधर करेंगे। एक बार एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर 100 गया ना, 1 से गुने क्या करेंगे? 160 को रख लेंगे, फिर गुने क्या करेंगे? 15 करेंगे और फिर इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 18,510 दिख रहा है। अब 200 का क्या करेंगे? 2 जीरो 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4 जीरो होगा, ठीक है, 4 जीरो आ जाएगा। अब देखिए इनको आपस में गुना करेंगे, जब इनको आपस में गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2400। अब इनको भी क्या करते हैं, जब इनको भी गुना कर लिए ये तो उतना ही आएगा। देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 18,510 रुपया, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 1 से गया, ठीक है, मान लीजिए 1 से गुना हो गया। अगर ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या करते हैं? काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए तो बचा कितना? यानी इसको क्या कहते हैं? 24 में इसको भाग कर लेंगे। जब 24 में भाग कर लेंगे तो x बराबर कितना बचेगा? यहाँ पर x बराबर कितना गया? तो 77, यानी 77,125 हो गया ना, 77,125 हो जाएगा, ठीक है, 77,125 रुपया। वो आपको क्या बोल रहा है कि देखिए तो उसका क्रय मूल्य यानी रुपए में कितना था? तो 77,125 रुपया। तो देखते हैं कि 77,125 रुपया किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 77,125 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर 1680 की राशि 4 वर्षों में, देखिए 4 वार्षिक यानी 4% वार्षिक दर साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में यानी 2100 रुपये हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर 1680 रुपये की राशि है जो कि 4% है और वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तो कितना वर्ष में 2100 रुपये हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर 1680 रुपये है जो 4% की दर से ले रहा है और कितना साल के बाद वो 2100 रुपये है आपको इसी को बताना है। तो इसमें समय ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने वर्ष में बोल रहे हैं तो समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिए, मान लीजिए मूलधन हो गया है, मूलधन कितना दिए? 1680 दिया है और आर का मान दिया है, ठीक है, यानी दर दिया है। दर कितना दिए? तो दर यहाँ पर आपको देखिए 4% दिया है, ठीक है ना, ये 4% रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मिश्रधन कितना दिया है? मिश्रधन, ठीक है, तो मिश्रधन आपको यहाँ पर 2100 रुपया दिया है, ठीक है, 2100 दिया है। अब इसको समय ज्ञात करना है। जब समय ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ब्याज दिया करते हैं, ठीक है, ये ब्याज हो गया। ब्याज बराबर कहते हैं, यानी ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर मिश्रधन रखते हैं, ये मिश्रधन हो गया माइनस मूलधन हो गया, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना दिए? 2100 रुपये हो जाता है, ठीक है, और मूलधन कितना दिए? 1680 दिया है। अब इसको माइनस करने के बाद में कितना आ जाएगा? ये 420 आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया? 420 रुपये आ गया। आपको ब्याज कितना आ गया? 420 आ गया। जब ब्याज आपको 420 आ गया तो समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है? यानी समय बराबर क्या होता है? ब्याज, ठीक है ना, यानी ब्याज गुने 100 और बाटा में क्या होता है? मूलधन होता है, फिर गुने क्या होता है? दर भी होता है, यानी दर होता है। अब देखिए ब्याज कितना आ गया? 420 आ गया, ठीक है ना, 420 आ गया। यहाँ पर आपको 420 आ गया ना, ये 420 दिख रहा है, 100 का 100 रख लेंगे, ठीक है। और मूलधन कितना दिख रहा है? तो 1680 दिख रहा है। और दर कितना दिख रहा है? तो 4 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर 4 दिख रहा है ना, 4 हो गया। अब इनको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा? देखिए तो 25 चौके 100 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 25 मिनट में काट लिए। अब 1 जीरो से 1 जीरो काट लिए, अगर इनको भी काटेंगे या इसको पहले गुना कर लेंगे। देखिए 42 को 25 में आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1050, ठीक है, और बाटा में कितना आ गया? 168 आ गया, 168 आ गया, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं? सोल्व करेंगे। जब से यहाँ से सोल्व करेंगे तो 6.25 आ गया, यानी 6.25 वर्ष आ गया। तो आपसे वही बोला है कि साधारण ब्याज दर से यानी कितने वर्ष में कितना रुपये? 2100 रुपये हो जा रहा है। तो 6.25 वर्ष में, यानी 6.25 वर्ष में 2100 रुपये हो जाएगा। तो 6.25 वर्ष देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।